Hello student, in this video lecture we are going to discuss most important topics. First one is the Schrodinger wave equation, and after this topic we will be discuss about quantum number, because quantum number based on this topic. So Schrodinger wave equation given by the Erwin Schrodinger, इसको हमने वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोला। ये जो है मॉडल बेस्ड है वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 3D। ये पूरा का पूरा मॉडल है वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसमें 3 डायमेंशनल में। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल में हमने यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट x y z लिए। अच्छा, ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी है d स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस d स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस d स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इन ब्रैकेट e माइनस वी ब्रैकेट क्लोज्ड साई इक्वल्स टू 0। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वेव इक्वेशन जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोला, और ये वेव के बारे में बता रही है। सो वी कैन से द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है हमें ये बताएगी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D में कहाँ लोकेट कर रहे हैं और कहाँ पे ज़्यादा मिलने की संभावना होती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट इस इक्वेशन को हमने सॉल्व नहीं करना है, ये हायर क्लासेस में आप काम करेंगे, लेकिन इसको आपने समझना है। जैसे ये क्वेश्चन दिए इसको ऐसे ही आप समझ लेंगे। यहाँ पर साई जो है वेव फंक्शन के बारे में बता रहा है, इसको साई बोलते हैं। यहाँ पे हमने लिखा साई इक्वल्स टू वेव फंक्शन। एच स्टूडेंट प्लांक कांस्टेंट है, ये वाला जो एच है वो प्लांक कांस्टेंट के बारे में बता रहा है। इसकी वैल्यू आपको पता है, कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। यहाँ पे m जो बता रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और e एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और v यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को बता रहा है, जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन किया गया और यहाँ से हमें ये पता लगा कि ये जो 3 कोऑर्डिनेट आपको दिखाई दे रहे हैं 3D में x, y और z कोऑर्डिनेट, यहाँ से इस पूरी इक्वेशन से हमें एक सॉल्यूशन मिलता है। उस सॉल्यूशन को हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, वो हायर क्लासेस में हम स्टडी करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिव्स 3 वेरिएबल्स, शोज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बताएगा कि इलेक्ट्रॉन भाई एग्जैक्ट कहाँ पर है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, और कहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। राइट, तो यहाँ से जन्म होता है, यहाँ से ओरिजिन होता है। वो जो बताएंगे वो 3 क्वांटम नंबर होती हैं, जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। यानी इस इक्वेशन से हमें 3 क्वांटम नंबर मिलेंगी जो बताएंगी कि इलेक्ट्रॉन का शेप, इलेक्ट्रॉन का साइज, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर लोकेट कर रहा है। यानी n क्वांटम नंबर को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्वांटम नंबर को हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, m क्वांटम नंबर को हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक क्वांटम नंबर और होती है s, वो यहाँ से नहीं मिलती है, हम सिर्फ 3 क्वांटम नंबर की बात करते हैं, तो वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें मिलती है। अब स्टूडेंट इन सब के बारे में हमने समझ लिया साई स्क्वायर क्या होता है। यहाँ से हमें पूरा सॉल्यूशन करने पर एक साई स्क्वायर मिलता है, और साई स्क्वायर क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संभावना ज़्यादा है वो बताता है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन साई स्क्वायर। यानी स्पेस में कहाँ पर होते हैं, तो ऑर्बिटल में कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो ऑर्बिटल हम पढ़ते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये साई स्क्वायर किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी को बताता है, और वो कहाँ पर होती है, ऑर्बिटल में, यानी ऑर्बिटल के बारे में भी ये बताता है। ठीक है, तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, सिंपल। आप इसको इसी तरह से समझेंगे, इसको आपने इक्वेशन को ही याद रखना है, बाकी इसका सोल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और अब इसके बेस्ड हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वांटम नंबर, यानी जो n, l, m और एक क्वांटम नंबर और होती है s, जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो वो अलग है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले इन तीनों क्वांटम नंबर को हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक आप नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अब क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो क्वांटम नंबर कहाँ से मिली हमें, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। ये इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताएंगी, यानी इलेक्ट्रॉन का साइज़ कहाँ पर है, सेल ऑर्बिट का शेप, और सब सेल उसके ओरिएंटेशन को, उसके ऑर्बिटल को, उसकी स्पिन को। तो इन सबको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं 4 क्वांटम नंबर।
फर्स्ट वन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल की स्पेलिंग वही होती है जो स्कूल प्रिंसिपल की होती है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ये साइज़ को बताएगी स्टूडेंट, साइज़ और शेल के बारे में बताने वाली है। एक्चुअल में ये साइज़ को बताती है लेकिन रिप्रेजेंट ये शेल को भी करती है, इसको आपको ध्यान रखना है। अभी हम शेल समझेंगे। अब हम शेल की जब बात करते हैं स्टूडेंट, तो शेल आप ध्यान से देखेंगे, शेल कह लो या ऑर्बिट, यानी शेल बोल दो या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिट बोल सकते हैं। ऑर्बिट आपने प्रीवियस लेक्चर ध्यान से चेक करेंगे तो ऑर्बिट में हमने जो लेक्चर बनाया है उसको ध्यान से देखेंगे। ऑर्बिट या शेल क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस फिश सर्कुलर ऑर्बिट, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं और ये एक फिश सर्कुलर ऑर्बिट है या शेल है। इसको हम K, L, M, N आदि से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये शेल का कॉन्सेप्ट है। अगर K है तो ये न्यूक्लियस के पास वाली है, फर्स्ट शेल हो जाएगी, ये फर्स्ट ऑर्बिट। ये सेकंड शेल और बी कैन से सेकंड ऑर्बिट, ये ऐसे थर्ड ऑर्बिट या शेल और ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। और भी इसके आगे हो सकती हैं। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस फिश सर्कुलर पाथ को हमने क्या बोल दिया, ऑर्बिट बोल दिया या शेल बोल दिया। तो ऑर्बिट और शेल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर होती है बात। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर में एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्टूडेंट एक्चुअल में शेप के बारे में बताती है, या फिर हम बात करते हैं ये सब शेल के बारे में बताने वाली है, ठीक है। यानी सब शेल क्या होती हैं, तो अगर सब शेल की हम बात करते हैं तो सब शेल इज़ अ सब डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो डिवाइड करके हम रखते हैं उसे हम सब शेल बोल देते हैं। इसको हम सब ऑर्बिट भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑर्बिट का बन जाता है सब ऑर्बिट भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर S, P, D, F है ना, तो इसकी फुल फॉर्म भी होती है। S होता है शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल, यानी इन लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सब शेल को, ठीक है। तो सब शेल के बारे में हमें जानकारी मिलती है एजीमुथल क्वांटम नंबर से। नाउ मूव करते हैं थर्ड वन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आपको समझना है स्टूडेंट, ये ओरिएंटेशन के बारे में बताएगी, यानी जब 3D में इलेक्ट्रॉन है तो कैसे ओरिएंट कर रहा है, x और x by z के हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम ओरिएंटेशन की बात बाद में करेंगे। ये बताती है ऑर्बिटल के बारे में, यानी ये जानकारी देगी हमें ऑर्बिटल की। तो ऑर्बिटल स्टूडेंट क्या होता है, एक 3D स्पेस है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में है उसके मिलने की जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है, उसको हमने क्या बोल दिया, ऑर्बिटल बोला है, ठीक है। तो स्टूडेंट ऑर्बिटल जो होते हैं, ये देखो मैंने क्या लिखा है, ये शेल लिख दिया K, L, M, N, ये पहली शेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल और ये फोर्थ सेल। पहली सेल में स्टूडेंट 1s इलेक्ट्रॉन होता है, 1s होता है, यानी यहाँ पर 1s ऑर्बिट होगा। तो हम इस ऑर्बिट को कैसे बनाते हैं, स्फेरिकल होता है, आपको पता है। s को हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ये ऑर्बिटल होता है। l में 2s और 2p ऑर्बिटल होंगे, यानी जितनी शेल उतने ही ऑर्बिटल। ध्यान रखना, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है, ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन है। तो आप ये समझ लीजिए, अगर यहाँ पे 1 पहली सेल है तो 1s ऑर्बिटल आता है। अगर हम दूसरी सेल L की बात करते हैं तो इसमें 2s 2p, यानी एक ऑर्बिटल ये और एक ऑर्बिटल ये, 2 ऑर्बिटल आएंगे। ऐसे 3 वाली सेल M बोलते हैं, और M में क्या आता है, 3s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 3d ऑर्बिटल। अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो N है, इसमें क्या आते हैं ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल और 4f ऑर्बिटल, यानी फोर्थ सेल है तो ऑर्बिटल का नंबर भी क्या है, फोर्थ है। यानी शेल जो है इक्वल्स टू ऑर्बिटल, जितने सेल उतने ही क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट अब आपने ये समझ लिया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सेल, सब सेल, ऑर्बिटल क्या है। इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले देखो आप ऐसे ही याद रखना, पहले हम सेल में आए, सेल से सब सेल में आए, सब सेल से ऑर्बिटल में आए, ठीक है। सेल, सब सेल, ऑर्बिटल। फोर्थ वन लास्ट क्वांटम नंबर। अच्छा, ये तीनों क्वांटम नंबर N, L, M जो मिलती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से मिली हैं हमें। फोर्थ क्वांटम नंबर की बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी इसको समझ लेंगे। यहाँ पे स्मॉल s को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताती स्पिनिंग को। अब इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, यानी ये क्लॉकवाइज है,
क्लॉकवाइज होता है यानी ऊपर की साइड में, और एंटी क्लॉकवाइज नीचे की साइड में। तो ये क्लॉकवाइज है, तो अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे दिखाएंगे तो ये क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन होगा, अगर हम इसको ऐसे दिखाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसको हम आगे समझेंगे। अभी हम सबसे पहले इन तीनों क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे। अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप शेल, सब सेल ऑर्बिटल को समझ लेंगे, उसके बाद आप प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर की स्टडी करेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम मूव करते हैं आगे। नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द शेल। आपको पता है ये साइज़ को बताती है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, यानी ये साइज़ ऑफ द सेल को बताती है और ये एनर्जी के बारे में बताती है, एनर्जी ऑफ शेल, ये साइज़ ऑफ शेल। दो बातें आपको ध्यान रखना है। अब समझना, एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट करती है ऑर्बिट को या सेल को, हम यही तो बात करेंगे। यानी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट किसको कर रही है, बता किसको रही है, तो ये ऑर्बिट के बारे में बता रही है, या फिर ये शेल बोल लो या ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट और शेल के बारे में ये बताती है। एन किसको बताती है, ऑर्बिट और शेल के बारे में बताती है। सिंपल सी बात है, अगर आपसे पूछता है कि एन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो एन रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट या शेल को। अगर आप इस तरह से देखते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ऊपर ये मैंने बना रखे हैं इसके अराउंड सेल, तो ये पहली सेल, फर्स्ट सेल, हम इसको के से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सेकंड सेल को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड सेल को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्थ सेल को हम एन से। अब स्टूडेंट ये है न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, अब हम इस न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, यानी पहली सेल से हम लास्ट सेल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसका साइज़ क्या होता है, साइज़ इंक्रीज़ करता है। न्यूक्लियस से दूर जाने पर, इधर को जाने पर साइज़ बढ़ता है, और न्यूक्लियस के पास आने पर, अगर हम न्यूक्लियस के पास आएंगे, इंक्रीज द एनर्जी, न्यूक्लियस के पास आने पर नियर द न्यूक्लियस एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ करती है। यानी इस सेल की, जो पहली सेल की एनर्जी मैक्सिमम होगी, इस सेल की एनर्जी की अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम, और इसकी यहाँ पर मिनिमम एनर्जी होती है। अब प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें मैं एन सेल की एनर्जी निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया था, यानी ई सेल एनर्जी कोस्ट होता है -13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड स्टूडेंट यहाँ पे बता रहा है एटॉमिक नंबर को, ठीक है, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बारे में बताएगा। एन आपको बता रहा है ऑर्बिट के बारे में या शेल के बारे में, कि कौन सी शेल, पहली सेल में है तो यहाँ पे 1 वैल्यू रख देंगे, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 रख के वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे आप इसको। ठीक है, दूसरी बात आप ध्यान रखना, एन इक्वल्स टू होता है 1 2 3 4, यानी डिजिग्नेशन ऑफ द सेल हम बोलते हैं KLMN एंड सो ऑन। आप इस तरह से ध्यान रखना, जो वैल्यू ऑफ एन होती हैं, अगर आपसे पूछ दे कि वैल्यूज ऑफ एन, तो एन की वैल्यू हो सकती है स्टूडेंट 1 2, यानी एन की वैल्यू हो सकती हैं 1 2 3 4 डैश डैश डैश। इसके अलावा ये इनफाइनिट वैल्यू को रख सकता है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, यानी इंटेजर नंबर होगा, वैल्यू कैसी होगी, इंटेजर नंबर में। अगर आपको n इक्वल्स टू 0 देता है तो यहाँ पे 0 वैल्यू नॉट पॉसिबल, n की वैल्यू 0 नहीं होगी, n की वैल्यू फ्रैक्शन नंबर में नहीं होगी, n की वैल्यू 1 से लेकर इंटीजर नंबर कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया। आप मेनली ध्यान रखेंगे, n साइज़ को बताता है शेल के, n एनर्जी के बारे में बताता है शेल के, यानी ये ऑर्बिट या शेल को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्बिट आपने को ये बना के मैंने दिखा दी है, KLMN। ठीक है, ये ऑर्बिट है, और ये फर्स्ट ऑर्बिट K, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑर्बिट के बारे में समझ लेंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, फटाफट इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट, हम समझेंगे सेकंड क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर आल्सो नोन एज द एंगुलर क्वांटम नंबर, और सेकेंडरी क्वांटम नंबर, और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ठीक है, तो मेनली आपको ध्यान रखना है, एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय, डिनोटेड बाय स्मॉल l। ठीक है, स्मॉल l से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
अब ये किसको बताती हैं, आपको ध्यान रखना है, ये बताने वाली है शेप को, शेप ऑफ ऑर्बिटल। यानी ये जानकारी किसके बारे में देगी हमें, ऑर्बिटल के बारे में। ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखाया है ये ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन है। तो शेप तो अलग अलग बनता है सबका, और इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है एल की 0, 1, 2, कोई भी इंटीजर नंबर होगा, इंटीजर नंबर यानी n-1 तक होंगी। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से 1 माइनस कर देंगे। यानी अगर आप बोल रहे हैं कि n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो आपको यहाँ से 1 से 1 माइनस करेंगे तो कितनी आएगी, l की वैल्यू 0 आएगी। सिंपल सी बात। अब समझना l इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। तो सब शेल क्या हो सकती हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सब शेल। अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा था सब शेल के बारे में। तो S, P, D, F हमने ये चारों को समझना है। S का मीनिंग होता है शार्प, P होता है प्रिंसिपल, D का मीनिंग होता है डिफ्यूज्ड, F का मीनिंग होता है फंडामेंटल। सब शेल के ये नाम है, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल। क्लियर होती बात। अब ये जो क्वांटम नंबर है यानी L जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर बता रही है शेप को, किसकी, ऑर्बिटल के शेप को। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल का शेप होगा यानी S का जो शेप होगा वो इस तरह से होता है, स्फेरिकल शेप। अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो शेप होता है वो डम्बल शेप होता है, इस तरह से। इसको बोलते हैं हम डम्बल। अगर हम बात करते हैं D की यानी डिफ्यूज्ड की, तो इस सब शेल का, इस ऑर्बिटल का जो शेप होगा वो ऑर्बिटल हमें ऐसे दिखाई देगा। यहाँ पर स्टूडेंट अगर आप इसको ऑर्बिटल बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, है ना। तो ये ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है और ऑर्बिटल का ये शेप हम यहाँ पर लिख रहे हैं। और डिफ्यूज्ड का होता है डबल डम्बल, एक ऐसे और एक ये ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया डबल डम्बल। अब बात करते हैं फंडामेंटल। तो ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसके शेप हमें पता नहीं है तो हम नहीं बता पाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स। इसका शेप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम इन तीनों के शेप को यानी S ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल, P ऑर्बिटल का डम्बल और D ऑर्बिटल का डबल डम्बल शेप होता है। इस शेप के बारे में जानकारी हमें पता लगती है एंगुलर क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर से। अब समझना स्टूडेंट, यहाँ पे n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से इसकी ये वैल्यू होती है, कोई भी इंटीजर क्वांटम नंबर। L एजीमुथल क्वांटम नंबर है, L की वैल्यू जब 1 है तो आपको पता है कि n 1 है तो यहाँ पे 1 - 1 0 बचेगी। अगर n इक्वल्स टू 2 होता है तो L की वैल्यू, आप ये समझना n किसको बता रहा है, शेल को बता रहा है, और ये किसको बता रहा है, सब शेल को बता रहा है ना, शेप ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप समझना, ये शेप ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है यानी ये सब शेल के बारे में बता रहा है। अगर हम SPDF, ये तो ऑर्बिटल का शेप बनाया, अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये मैंने बताया था ये क्या होते हैं, आपको पता सब शेल होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सब शेल। एक्चुअल में ये सब शेल के बारे में बताता है, ठीक है। तो सब शेल यहाँ पे हमने दिखाना है, ये सब शेल मैंने यहाँ पे बना रखी है। और ये अगर n की वैल्यू 1 है तो S की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पे जो ऑर्बिटल होगा 1s, अगर 0 है तो हम उसको 1s सब शेल से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है n की वैल्यू, जितनी n की वैल्यू उतनी ही सब शेल। अगर यहाँ पे 2 है तो देखो L की वैल्यू भी कितनी आएंगी, 0 और 1, देखो एक ये और एक ये 2, इसके लिए 0 के लिए 2s और 1 के लिए 2p, ठीक है। 3 के लिए देखो, 3 के लिए क्या है यहाँ पर 0, 1 और 2, 3 वैल्यू, यानी 0 के लिए यहाँ पे 3s, इसके लिए s, इसके लिए p, इसके लिए d, यानी 3s, 3p, 3d। ऐसे समझेंगे। फोर्थ n इक्वल्स टू फोर्थ, तो l इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यू हो गई, 1, 2, 3, 4 वैल्यू, यानी 0 भी एक वैल्यू मानी जाती है, ध्यान रखना है इसको, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पर हमें मिलेगा, इसके लिए आप बोलते हैं S, P, D, F, 0 के लिए S, फिर P। आप इस बात को ध्यान रखना, अगर 0 है तो S,
0 के लिए S 1 है, अगर L की वैल्यू 1 है तो P सब सेल। अगर हम D की बात करते हैं तो 2 के लिए आएगा और 3 के लिए आएगा F। समझो ध्यान से फिर से, L इक्वल्स टू 0 तो S सब सेल, ये ऑर्बिटल का शेप है, हम इसको सब सेल लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सब सेल हमने ये यहाँ पे दिखाई है, ठीक है। अगर L इक्वल्स टू 1 तो P सब सेल, L इक्वल्स टू 2 तो D सब सेल, L इक्वल्स टू 3 तो F सब सेल। यहाँ पे ऑर्बिटल का शेप कैसा आएगा, स्फेरिकल, यहाँ पे डम्बल और यहाँ पर डबल डम्बल, ठीक है। इसी तरह से आपने यहाँ पे समझ लिया स्टूडेंट, ठीक है। अगर 4 है तो 0 1 2 3 तो यानी 4S, 0 के लिए S आता है तो इसके लिए 4S, 4P, 4D, 4F। इस तरह से इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट हमने बोला था इसको एंगुलर क्वांटम नंबर, तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी ये क्वांटम नंबर बताती है। तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू होता है h/2π। इसको ड्राइव नहीं करना है, फॉर्मूले को समझना है। h/2π L प्लस 1 ब्रैकेट रूट। अब L की वैल्यू अगर यहाँ पे मान लो 0 दे दी है तो यहाँ पे L इक्वल्स टू आप 0 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0, यानी एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर इसका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर L इक्वल्स टू 1 है तो कैलकुलेट करके आप 1 निकालेंगे। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, सिंपल। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर समझा हमने, नेक्स्ट क्वांटम नंबर डिस्कस करेंगे, पहले इसको आप नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट थर्ड वन है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्टूडेंट क्या बता रही है, आपको ध्यान रखना है, ये ऑर्बिटल के बारे में बताती है, यानी ऑर्बिटल के मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंटेशन के बारे में बताती है कि x, y और z कोऑर्डिनेट के साथ ये x, y, x इस तरह से x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और एक z कोऑर्डिनेट में ऑर्बिटल कैसे कैसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। ओरिएंट कैसे कर रहा है, ओरिएंटेशन कैसा है उसका, यानी ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताने वाली है कि ऑर्बिटल का नंबर कितना है। m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और m बताता ओरिएंटेशन ऑफ, ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा ऑर्बिटल के इन द मैग्नेटिक फील्ड में। अब मेन बात आपको ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू होती है -L से लेकर +L इंक्लूडिंग 0। एक बार माइनस ओरिएंटेशन, एक बार प्लस। जैसे आप ऑर्बिटल ऐसे बनाते हैं स्टूडेंट, कोई भी यहाँ पर ऑर्बिटल जैसे बना दिया आपने, P के भी 3 ऑर्बिटल होते हैं। अगर P के हम बात करते हैं तो P के होते हैं PX, PY और PZ, इसको आगे हम समझेंगे। तो अगर हम इसके ओरिएंटेशन देखेंगे इस तरह से, PX का ऑर्बिटल अगर हम बात करते हैं ओरिएंटेशन की, तो मान लो ये x डायरेक्शन में ये x है और ये y है और ये z है, तो ये x ऐसे रोटेट करेगा x के ऊपर, ऐसे ये y के ऊपर रोटेट करेगा और ये z के ऊपर रोटेट करेगा। यानी ये जो है ओरिएंटेशन के बारे में बता रही है किस तरह से ओरिएंटेशन हो रहा है। दूसरी बात ये बताती है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 12 + 1, या आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लेंगे। L की वैल्यू अगर 0 है स्टूडेंट, L यहाँ पे दिया है और L की वैल्यू 0 है, L का मतलब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान रखना एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है उसकी वैल्यू 0 1 2 3 होती है। और ये क्या मैंने दिखाया यहाँ पे, सब शेल, क्योंकि एजीमुथल किसको बताता है, सब सेल। ध्यान रखना, n बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल को, L बताता है सब सेल को और m बताता है ऑर्बिटल के बारे में। तो L की वैल्यू अगर 0 है तो m की वैल्यू कितनी होंगी, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू होंगी यहाँ पर 0, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगी, एक वैल्यू, तो 0 लेंगे एक वैल्यू के लिए। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे वैल्यू कितनी आती है, तो यहाँ पे 1 वैल्यू आएगी, 1 वैल्यू, ठीक है। क्योंकि L की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो 2 × 0 + 1, तो यानी वैल्यू कितनी बनेगी, हमें 1 मिलेगी। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करते हैं P में देखो स्टूडेंट क्या होता है, -1 0 इंक्लूडिंग 0, एक बार प्लस -L + L इंक्लूडिंग 0। तो अगर 1 वैल्यू आती है तो -1, फिर एक बार 0, फिर +1, ठीक है। इसी तरह से अगर L की वैल्यू 2 है तो आपको पता है ये D सब सेल के लिए होती है, -2 -1 है ना, 2 के लिए, फिर इसका प्लस करेंगे तो +1 +2 इंक्लूडिंग 0। इसी तरह से 3 वैल्यू तो -2 -3 -2 -1 0, इसी तरह से +1 +2 +3, तो एक बार माइनस प्लस इंक्लूडिंग 0। तो टोटल ऑर्बिटल अगर आपसे पूछता है, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल या रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल पूछेगा, या आपसे पूछता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल,
तो स्टूडेंट आपको सिंपल है, इस फॉर्मूले का यूज़ कीजिए। यहाँ पे इसको काउंट कर लीजिए, यहाँ पे 1 ऑर्बिटल, यहाँ 1 2 3 ऑर्बिटल, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 3 ऑर्बिटल, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने आएंगे 5 ऑर्बिटल वैल्यू, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएंगी 7 वैल्यू आ जाएंगी। तो ये ऑर्बिटल का नंबर हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं स्टूडेंट, अगर आप इसके ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको एक्चुअल में जिसको इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं इसको स्क्वायर से इस तरह से हम दिखा देते हैं, ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन हम बाद में देखेंगे ओरिएंटेशन के साथ। यहाँ पे जो 1 वैल्यू है तो यानी ये बता रहा है S, किसको बता रहा है, सबसेल S को बता रहा है, तो यहाँ पे हम 1S कर देंगे, इसको हम 1S बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो यहाँ पे P के लिए हैं, तो P में कितने ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल इस तरह से, तो ये 3 ऑर्बिटल किसके आ रहे हैं, है ना। तो आपने यहाँ पे देखा, देखो ये इस तरह से 3 ऑर्बिटल आ गए, 1s के बाद ये P के ऑर्बिटल आ गए। तो इस तरह से आपको इसको वैल्यू को ध्यान रखना है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें कितने ऑर्बिटल आएंगे 5, है ना, तो 5 ऑर्बिटल को इस तरह से आप इसको दिखा देंगे 5 ऑर्बिटल, ये 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। अगर आप F की बात करेंगे तो इसमें आप 7 ऑर्बिटल दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑर्बिटल का नंबर 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन हमने इस तरह से कर लिया है। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू लिखेंगे तो देखो यहाँ पे इस ऑर्बिटल के लिए यहाँ पे 0 वैल्यू होती है S के लिए, और P के लिए देखो यहाँ पर इसके लिए क्या रखी है -1, और इसके लिए 0, इसके लिए +1, इस वाले के लिए देखो यहाँ पे ये वैल्यू ये लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे -2, इसके लिए -2, और इसके लिए -1, इसके लिए 0, और इसके लिए +1, और इस वाले के लिए +2 लिख देंगे। ऐसे इसमें आप करते हैं तो यहाँ पे -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 वैल्यू रखेंगे। तो आपने सीख लिया कि भाई ऑर्बिटल का नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको ध्यान रखना है L की वैल्यू 0 1 2 3 इंक्लूडिंग 0, L इक्वल्स टू होता है 0 1 2 3। तो M की वैल्यू क्या होती है, इस फॉर्मूले से देखेंगे आप, तो यहाँ पे हमने लिखा -L से +L 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगी। अगर 1 वैल्यू है तो -1 +1 0, ऐसी 2 के लिए एक बार प्लस एक बार माइनस, बीच में 0 रखकर इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑर्बिटल मिलेगा। ऑर्बिटल को हम इस तरह से लिखते हैं, 1s ऑर्बिटल, ये पहला ऑर्बिटल है, इसलिए ये 3 ऑर्बिटल बना दिए मैंने यहाँ पे P में, है ना। ये S वाला हो गया, ये P वाला हो गया, ये D वाला हो गया, और ये F वाला ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे समझते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट देखेंगे कि एक की वैल्यू दे रखी है तो दूसरी क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसे आप निकालते हैं। यहाँ पे n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L का मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी ये बता रही है शेल को, और ये सबसेल, और ये बता रहा है ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। आपको इस बात को ध्यान रखना है, n की वैल्यू क्या होती है, इंटीजर नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। L की वैल्यू 0, अगर n की वैल्यू 1 है तो आपको पता है कि L की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा था कि +L, इस तरह से आपने देखा था -L इंक्लूडिंग 0 +L, ऐसे लेते हैं, या आप इसको प्लस बोल दो पहले, +L और -L। ठीक है, तो अब आपको क्या समझना है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर 0 है तो m की वैल्यू 0, और m की वैल्यू 0 है तो ऑर्बिटल कैसे लिखेंगे आप इसको, कौन सा ऑर्बिटल। आपको पता है कि भाई L = 0 होता है, अगर L = 0 होता है तो s ऑर्बिटल होता है, और अगर 1 होता है तो p ऑर्बिटल। ये क्या है, इस तरह से सबसेल ऑर्बिटल हम सबसेल बोलते हैं, ये सबसेल s होगा, अगर 1 है तो p होगा, अगर 2 है तो d होगा, और 3 है तो f होगा। इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है, अब L = 0 तो m 0 है ना, तो यहाँ पे ऑर्बिटल आप इस तरह से बनाएंगे, यानी 1s ऑर्बिटल इस तरह से। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर n = 2 है तो L की वैल्यू 2 होंगी, 0 और 1 इंक्लूडिंग 0, है ना। तो यहाँ पे देखो m की वैल्यू क्या होगी, अगर ये 0 है तो ये भी 0, अगर 1 है तो +1 0 -1, यानी इसके लिए हम बनाएंगे 3 ऑर्बिटल इस तरह से, और इसमें यहाँ पे +1 है, और ये 0 है, और ये -1 है। ठीक है, तो ये क्या है, हम अगर इसके लिए बनाते हैं तो इसके लिए एक ही ऑर्बिटल बनाएंगे, तो यहाँ पे ये 2 है तो इसके लिए हम 2s बोलेंगे, और यहाँ पर ये 2 है ना, तो n की वैल्यू 2 है, तो 1 2 3 ऑर्बिटल बना के यहाँ पे हम बोलेंगे 2p। अब इसकी बात करते हैं, अगर n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 3 वैल्यू के लिए 1 2। ठीक, अब देखो
यहाँ पे हम इसके लिए 0 बोलेंगे और 1 के लिए आपको पता है कि +1, अब यहाँ पर ऊपर किया था, फिर 0, फिर -1, इस तरह से 2 है तो +2 +1 0 -1 -2, ठीक है बात। इसके लिए देखो कितनी वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4 5 वैल्यू, तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे 5 वैल्यू। तो ये किसके लिए है, 3 के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे 5 वैल्यू डी को बताता है ना। 3 किसको बता रहा है, सॉरी यहाँ पे आपने देखो 0s को बता रहा है, 1 p को बता रहा है ना, 1 p को बता रहा है, और 2 किसको बता रहा है, इस तरह से d को बता रहा है। तो यहाँ पे ये जो 2 वैल्यू आई है ये d की आई है, यानी 3d बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे 3d, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये है इसको हम s के लिए बोलेंगे 1 वैल्यू, तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से क्या बोलेंगे 3s। अगर हम इसके लिए बनाएंगे तो 3 बनाएंगे इस तरह से, तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या बोलेंगे, ये 3 वाला है तो 3 वैल्यू के लिए 3p, 3 के लिए क्या आता है, इस तरह से 3 वैल्यू आ रही है ना, तो आपको याद रखना p रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। 1 के लिए यहाँ पे हमने p बोला है, तो यहाँ 3 वैल्यू के लिए यहाँ पे अगर n की वैल्यू 3 दे रखी है तो 3p बोलेंगे, है ना, क्योंकि 1 के लिए क्या आता है, p आता है, तो यहाँ पे p हमने लिख दिया। इस तरह से अगर 2 है तो 2 के लिए स्टूडेंट क्या आ रहा है, d आ रहा है, 2 के लिए d आ रहा है, तो +2 +1 0 -1 -2 यानी 3d। फिर से एक बात समझ लीजिए, n = 1 है तो l की वैल्यू 0 होती है और m की वैल्यू भी 0 होती है, और आपको पता है कि भाई 0 वैल्यू के लिए s रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम, 0 के लिए s सब शेल हमने यानी 1s, ये 1 और ये s। इसी तरह से अगर n = 2 है तो 0 और 1 2 वैल्यू होती है l की, इसके लिए अगर 0 है तो यहाँ पे 0 होगा, अगर 1 है तो एक बार +1 0 -1, ठीक है। अब ध्यान रखना 0 के लिए वैल्यू s होती है, 2n है तो 2s हो जाएगी, और आपको पता है कि 1 जो लिखा है ये 1 के लिए वैल्यू क्या होती है l के लिए, तो 1 के लिए p होता है, p सब सेल, तो यहाँ पे हम इसको ऑर्बिटल को इस तरह से लिखेंगे तो 2p आ जाएगा। इसी तरह से 0 के लिए s, है ना, और 1 के लिए p, है ना। अब ये 3 वाला है तो 3p लिख देंगे। इस तरह से यहाँ पे अगर 2 आ रहा है तो 2 के लिए d होता है, तो 2 के लिए हमने क्या लिखा 3d, क्योंकि यहाँ पे ये 3 वैल्यू है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, और ये आप इजीली कर लेंगे सारे स्टूडेंट, ठीक है। बनाइए इसको। नाउ स्टूडेंट, फोर्थ क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताती है, यानी इलेक्ट्रॉन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सेस, उसकी खुद की एक्सिस की। तो हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है इलेक्ट्रॉन को, और देखा कि अगर वो इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, अगर प्लस इस तरह से क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो हम उसको बोलते हैं +½ और इस तरह से रोटेशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इसको, इसकी वैल्यू आती है -½ यानी हम इसको एक ऑर्बिटल में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो ये बताएगा +½ वैल्यू को, यानी क्लॉकवाइज को। अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन है, तो ये -½ वैल्यू को बताएगा डाउनवर्ड, तो हम इसके लिए बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये है चारों क्वांटम नंबर। अच्छे से इसको रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए और क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड सेल और फाइंड द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सेकंड सेल। अगर सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो देखो, आपको सेल की बात करते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सब सेल होता है आपको, इसमें L यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, अगर 2 है तो यहाँ पे 0 और 1 सब सेल होंगे। अगर आपको ध्यान रखना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल को हम दिखाएंगे, तो यहाँ पे आपको 0 वैल्यू मिलती है, और यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे मिलेगी स्टूडेंट आपको +1 0 और -1, सॉरी -1, और ये इस तरह से +1। तो स्टूडेंट यहाँ के लिए आप बनाएंगे एक ऑर्बिटल। अगर आप ऑर्बिटल बनाते हैं कि इस ऑर्बिटल में शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन आपको बताना है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट 3 बनाएंगे, यानी यहाँ पे ये +1 है, एक 0 है, एक -1, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम ये ऑर्बिटल डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे। एक ऑर्बिट जो होता है इस तरह का स्क्वायर, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम,
तो यहाँ पे देखो 2 ये हो गए, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं स्टूडेंट? टोटल इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से आप, या फिर एक फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं आप, 2n⁻² से भी निकाल सकते हैं इस तरह से, यानी 2 × n⁻² से आप n की क्या बोला उसने, सेकंड सेल, तो आप 2 × 2⁻², 2 4 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी आप निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे दोनों को इस तरह से यूज़ करके आप इलेक्ट्रॉन के नंबर को निकाल लेंगे।